भारत में कोरोना जैसा तूफान है, उससे तभी लड़ा जा सकता है जब तेजी से वैक्सीनेशन किया जाए। लेकिन वैक्सीनेशन जिस रफ्तार से होना चाहिए उस रफ्तार से भारत में हो ही नहीं रहा। इस वक्त जब वैक्सीनेशन की रफ्तार तेज होनी चाहिए तब ये धीमी पड़ चुकी है और इसकी वजह यही है कि वैक्सीन बहुत कम है। फिर भी उम्मीद कोई नहीं छोड़ रहा। वैक्सीन की कमी और वैक्सीनेशन के लिए देश भर में मारामारी के बीच ये दिल्ली में वो वैक्सीनेशन सेंटर है जो सिर्फ 48 घंटे में बनाया गया और यहाँ रोज 3000 लोगों का वैक्सीनेशन हो रहा है। ये 48 घंटों में आप लोगों ने तैयार कर लिया? जी, हमने ये पूरा सेंटर 48 घंटे में तैयार किया था। सो यहाँ पे करीबन हम 3000 लोगों को रोज वैक्सीनेट अभी कर रहे हैं, जो कि कल हम टारगेट कर रहे हैं। सैटरडे वाला दिन है और हम अपनी कैपेसिटी और बढ़ा रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इधर और एक्सपैंड कर दिया हमने। सो कल हम टारगेट कर रहे हैं कि 6000 लोग का वैक्सीनेशन होगा यहाँ। ये संभव है? जी बिल्कुल संभव है। आई थिंक जो मेन क्राइटेरिया है कि एक वेल ऑर्गेनाइज क्राउड मैनेजमेंट बहुत जरूरी है और उसके साथ एक ट्रांसपेरेंट क्यू मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, कि जिससे कि सबको लगे कि उनका जो सीरीज है, उनका जो सीरियल नंबर है, वो चाहे वो बिलिंग हो या वैक्सीनेशन हो, वो टाइम से आ रहा है। कोरोना के तूफान में ध्वस्त दावों के बीच और टूटती सांसों के बीच अगर इस नाकामी और निराशा में कहीं से कुछ उम्मीद दिखती है तो वो उम्मीद वैक्सीनेशन से है। पूरी वयस्क आबादी को वैक्सीन लगने की शुरुआत हुई है। 1 मई की वो तारीख थी। बहुत जगहों पर बहुत सारी समस्याएं हुई, लेकिन आज दिल्ली की इस जगह पर अगर आप देखें, एक दिन में 2,500 लोग लगाकर निकल रहे हैं। रजिस्ट्रेशन में दिक्कत आई थी? नहीं मैम, बिल्कुल भी नहीं। नहीं आई थी? अब हाथ ऐसे पकड़ कर क्या तकलीफ हुई है वहाँ पर? नहीं बिल्कुल नहीं। अभी इतना डर था उतना कुछ भी नहीं है। हाँ। कुछ भी नहीं, नथिंग। कुछ भी नहीं है। और अब सुरक्षित होने का एहसास है? बिल्कुल है मैम। नहीं 100%। वैक्सीन लगानी जरूरी है, ये सारे लोग धीरे धीरे समझ रहे हैं, लेकिन अब कई जगह लोगों को दिक्कतें जरूर आ रही हैं। आपने भी लगवा ली? क्या एज है आपकी? लगा लीजिए। एज क्या है आपकी? 25 साल। 25 साल है। और आपको अब लग रहा है कि आप भी सुरक्षित है। तो ये जो हम यहाँ की पूरी प्रक्रिया देख रहे हैं, सर आपने भी लगवा लिया वैक्सीन? आप कितने साल के हैं? 37 ईयर्स। आपको इंतजार था 45 से नीचे वालों का? हाँ बिल्कुल। मुश्किल कोई आई यहाँ पर? नहीं काफी इजी हो गया, इजीली हो गया। हाँ, ऐसा बड़ा सेंटर हेल्पफुल हो रहा है थोड़ा? जी काफी हेल्पफुल रहा। यही उम्मीद है जो पूरे देश को वैक्सीन के पीछे दौड़ा रही है। ये जानते हुए भी वैक्सीन की कमी है, स्लॉट कैंसिल हो रहे हैं, लेकिन जहां तक जोर है उम्मीद कोई नहीं छोड़ रहा है। वैक्सीनेशन के थर्ड फेज को लेकर के तमाम तरीके की दिक्कतों का लोगों को सामना करना पड़ रहा है। वैक्सीनेशन सेंटर पर अगर बात की जाए तो सुबह से ही अच्छी खासी भीड़ जो है वो देखने को मिलती है। लोग हर हाल में जल्द से जल्द अपने आप को वैक्सीनेशन जो है वो लगवाना चाहते हैं ताकि कोरोना के इस बढ़ते खतरे से बच सके। लेकिन हालात ये हैं कि दिल्ली में महज कुछ ही सेंटर्स जो है वो खुले हुए हैं और दिल्ली से सटे नोएडा की अगर बात करें तो इक्का दुक्का सेंटर्स हैं, जिसके चलते लोग नोएडा से दिल्ली जो है वो वैक्सीनेशन के लिए यहाँ पर आते हुए नजर आ रहे हैं। नोएडा में कहीं पे कोई स्लॉट नहीं मिल पा रहा? नहीं, नोएडा में हम लोग अराउंड 1 मई से ही ट्राई कर रहे हैं, तो कोई भी वहाँ स्लॉट नहीं मिल पा रहा। वहाँ पर पहले एक प्राइवेट हॉस्पिटल में था, अब 2-3 प्राइवेट हॉस्पिटल्स में है, बट वहाँ पर बहुत लिमिटेड निकालते हैं वैक्सीन और अवेलेबल नहीं है। 18+ आबादी का वैक्सीनेशन तो शुरू हो गया है, लेकिन वैक्सीन की कमी से वैक्सीनेशन ने रफ्तार नहीं पकड़ी। सिर्फ 12 राज्यों में ही 18+ आबादी का टीकाकरण शुरू हुआ है। वैक्सीनेशन को लेके महाराष्ट्र सरकार का विचार है कि 35 से 44 के बीच के जो एज ग्रुप है उनको पहले वैक्सीनेट किया जाए। साथ ही अगर ये एज ग्रुप में बीच में किसी को कोमॉर्बिडिटी ज्यादा हो तो उसे पहले प्रायोरिटी दी जाए। महाराष्ट्र जैसे राज्यों में कोरोना की पहली डोज के बाद दूसरी डोज का भी एक बड़ा संकट है। महाराष्ट्र में 4 से 5 लाख लोगों ने कोवैक्सीन लगवाई थी, उसकी दूसरी डोज पेंडिंग है क्योंकि ये वैक्सीन ही नहीं है। यहाँ पर हमने 2.5 लाख के ऊपर डोज एडमिनिस्टर भी किए, यानी दिए हैं, और हम थोड़ा उसमें स्लो जा रहे हैं क्योंकि वैक्सीन के डोसेस उपलब्ध नहीं है।
लेकिन 45 के अबाव के जो डोसेस है वे अभी खत्म हो गए और मैं ये चाहता हूं कि वे आगे अगर खत्म हो गए तो ये डोसेस हमारे को सेंट्रल गवर्नमेंट ने देना चाहिए। यूपी जैसे राज्यों में वैक्सीनेशन पर यह नियम बना दिया गया है कि पहले से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किए बिना कोई वैक्सीनेशन नहीं होगा। 45 प्लस आबादी के लिए 10 मई से पहली डोज के लिए ऑन द स्पॉट वैक्सीनेशन को कैंसिल कर दिया गया है। इनका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद ही टीका लग पाएगा। इसके अलावा सोमवार से यूपी के 11 और जिलों में 18 प्लस आबादी के वैक्सीनेशन की तैयारी है। अभी तक सिर्फ 7 जिलों में ही 18 प्लस आबादी का वैक्सीनेशन हो रहा था। दिल्ली से श्वेता सिंह और सुशांत मेहरा के साथ आज तक ब्यूरो। आखिर यूपी के एक परिवार के 5 सदस्यों की मौत पर सस्पेंस क्या है? मौत कोरोना से हुई है या फिर किसी और वजह से? कोरोना की रिपोर्ट और घरवालों के दावों के बीच कई ऐसे पेच हैं जो उलझकर रह गए हैं। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट को। नाम हनुमान श्रीवास्तव, नाम माधुरी श्रीवास्तव, नाम सौरभ श्रीवास्तव, नाम उषा श्रीवास्तव, नाम अश्विनी श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले एक परिवार के 5 सदस्यों की एक के बाद एक मौत हो गई। अब इस घर में इन बच्चों के सिर से मां बाप से लेकर दादी का साया भी उठ गया। कोरोना किस तरीके से गांव में अपने पांव पसार रहा है, इसकी बानगी देखनी है तो हम पहुंचे हैं गोंडा के चक्रौत गांव में है। चक्रौत गांव का ये श्रीवास्तव परिवार है और इस परिवार ने 2 तारीख से लेकर 24 तारीख तक यानी कि 22 दिनों में अपने 5 सदस्यों को खो दिया है। सबके सब लगभग कोरोना जैसे लक्षण, हालांकि सबों की टेस्टिंग हुई, किसी का नेगेटिव आया, कुछ लोगों को लगता है कि कोरोना नहीं था, लेकिन जो भी कोरोना के लक्षण थे, मसलन सांस लेने की समस्या, ऑक्सीजन का कम होना, इन्हीं बीमारियों से ग्रसित होकर इस परिवार ने अपने 5 लोगों को खोया है। घर वालों को बस यही पता है कि लक्षण कोरोना के थे, लेकिन रिपोर्ट नेगेटिव थी। अपने परिवार के कई सदस्यों को खो चुके पवन आज एकदम बेबस है। 2 तारीख को बड़े पापा एक्सपायर हो गए थे, फिर जिस दिन बड़े पापा का तिरही था उस दिन दादी एक्सपायर हो गई, उसके दूसरे दिन हमारे भाई एक्सपायर हो गए, जॉन्डिस हो गया था, उसके 22 तारीख को मम्मी एक्सपायर हो गई थी सांस की बीमारी से, और फिर 24 तारीख को पापा एक्सपायर हो गए थे सांस फूलने के कारण। तो सबों को सांस की दिक्कत हो गई थी? हाँ। ऑक्सीजन मिला नहीं मिला? ऑक्सीजन मिला था, लेकिन समय जब 1 घंटा लगा फिर अचानक अपने आप खत्म हो गया। तो ये वो परिवार की दास्तान है। बेटा यानी कि बेहद ही छोटे उम्र के हैं दोनों, लेकिन दोनों अब फिलहाल नितांत अकेले हैं अपने घर में। बड़ा परिवार, जॉइंट परिवार है, शायद राहत मिले। पवन ने अपनी दादी, माँ बाप, भाई और ताऊ को खोया है। सभी को कोरोना के लक्षण थे, लेकिन अब मृत्यु की वजह महामारी मानने को कोई तैयार नहीं। अब स्थिति के मुताबिक जो है वो कोविड ही लग रहा है, लेकिन अब जो रिपोर्ट आई है रिपोर्ट के हिसाब से कोई कुछ नहीं कह सकता। भाई जो रिपोर्ट है वही आदमी कहेगा, लेकिन स्थिति जो है, जो जांच जो हुई थी यहाँ पे लोगों की, वो क्या एंटीजन टेस्ट हुआ था या फिर आरटीपीसीआर? यहाँ आरटीपीसीआर किसी की नहीं हुई है, केवल एंटीजन हुआ है। एंटीजन टेस्ट हुआ जी। और किसी ने प्रशासन की तरफ से किसी ने पूछा नहीं? प्रशासन से कोई पूछने देखने आया तक नहीं, एसडीएम हो या और कोई भी हो। वही जो भाई दादाजी बताए हैं कि हाँ दरोगा साहब फोन करके जानकारी लिए, पर उतनी सी बात। अश्विनी श्रीवास्तव इस दुनिया में नहीं है। 11 साल की बेटी अदिता और 16 साल का बेटा अमन बचा है। अब बच्चों का पालन पोषण चाचा के कंधों पर है। सरकारी सिस्टम की नजर में परिवार के सदस्यों की असमय मृत्यु प्राकृतिक है और घर वाले भी असमंजस में हैं कि आखिर मृत्यु हुई तो कैसे हुई, कोरोना काल बना या फिर वजह कुछ और है। कुमार अभिषेक, गोंडा, आज तक। कोरोना को लेकर विशेषज्ञों की सबसे बड़ी चेतावनी ये रहती है कि आप उसे हल्के में न लें। आपने भी अपने आसपास देखा होगा कि जिसने भी कोरोना को गंभीरता से नहीं लिया वो उसका शिकार हो गया। लेकिन जब लॉकडाउन लगाने वाली सरकारें ही आत्म प्रशंसा में डूब जाएं, तो फिर सोचिए कि ये कितना बड़ा खतरा साबित हो सकता है।
राजस्थान में कोरोना बेकाबू होने के बाद लॉकडाउन लगा दिया गया है। फिर भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहते हैं कि उनके राज्य में दिल्ली और दूसरे राज्यों से हालात बेहतर हैं। लेकिन क्या वाकई में ऐसा है? जयपुर से शरद कुमार की इस रिपोर्ट को देखिए और आप खुद ही ये तय कीजिए। नाम मुझका दिया जन अनुशासन पकड़ा था। पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की वो भूल देखिए जिसके लिए वो सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रहे हैं। आज 3 मई से हमने 15 दिन का जो लॉकडाउन लगाया, एक प्रकार लॉकडाउन की तरह ही है, वो नाम दिया उसका हमने क्या दिया और नाम मुझका दिया जन अनुशासन पकड़ा था पहले, उसको हमने जोड़ दिया है एक प्रकार से थोड़ा ज्यादा नाम भूल गया मैं। गलती तो किसी से भी हो सकती है, लेकिन कोरोना में अगर जनता भटके बेमौत मारी जाए और फिर भी मुख्यमंत्री खुद अपनी पीठ ठोके तो उसे आप क्या कहेंगे? क्या ऐसी भूल को माफ किया जा सकता है? क्या मारामारी ऑक्सीजन की है? क्या ये सीन आ रहे हैं देश के अंदर, चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे यूपी के हो? हम ये आंकड़े छिपाते नहीं हैं, कई राज्य तो अपने आंकड़े छिपाते भी है, सब कुछ करते होंगे, पर हकीकत हमने फिर भी कंट्रोल काफी हद तक कर रखा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री का दावा है कि उनके राज्य में दूसरे राज्यों के मुकाबले हालात बेहतर हैं, लेकिन क्या वाकई में ऐसा है? क्या राजस्थान में सभी को इलाज मिल रहा है? ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है? जवाब आप ये रिपोर्ट देखकर खुद ही तय कीजिए। सबसे पहले राजस्थान की राजधानी जयपुर चलते हैं, जहाँ राज्य का सबसे बड़ा कोविड अस्पताल है। नाम है RUHS। आज तक संवाददाता शरद कुमार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के दावे की पड़ताल करने जब यहाँ पहुँचे तो हमें अस्पताल के बाहर खड़ी एक एम्बुलेंस के ड्राइवर ने इशारा करके बुलाया। 2 घंटे से घूम रहा हूँ इसमें के अंदर, वो कह रहे हैं कि बेड है ही नहीं। शरद कुमार जब यहाँ पहुँचे तो हमें एम्बुलेंस के अंदर ये मरीज इस हालत में मिला। कोई भी बता सकता है कि इस मरीज की हालत बहुत खराब है, उसकी सांसें उखड़ रही हैं। शरद कुमार ने जब उनके साथ आए परिजनों से पूछा तो बताया गया कि उनकी निजी ऑक्सीजन खत्म हो गई है, इसीलिए मरीज की हालत बिगड़ती जा रही है। लेकिन जब हमने पूछा कि अगर इतनी हालत खराब है तो फिर इसे अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं करवाया जा रहा, इस सवाल का जवाब जो हमें मिला वो एसी कमरे में बैठकर बड़े बड़े दावे करने वाले मुख्यमंत्री से बिल्कुल भिन्न था। सरकार कहती है कि संसाधन की कमी नहीं है, लेकिन देख सकते हैं किस तरह से राजस्थान के सबसे बड़े कोविड अस्पताल के बाहर है वो मरीज, यहाँ पर उसकी सांसें अटक रही है लेकिन जगह नहीं है। इस तरह के हालात यहाँ पर है। कहाँ से लेके आए हैं? RUHS से लिया है, इनको भर्ती नहीं किया अभी। क्या कर रहे हैं? बोले बेड नहीं है। बेड नहीं है। जयपुर में RUHS के बाहर ऐसे मरीजों की भरमार है जिनकी सांसें थम रही हैं। चिलचिलाती धूप में आप भी देख सकते हैं कि राजस्थान के सबसे बड़े कोविड अस्पताल के बाहर एम्बुलेंस की भीड़ है, जिनमें लेटे मरीज ऑक्सीजन और इलाज दोनों के लिए तड़प रहे हैं। राजस्थान में कर्फ्यू के बावजूद कोरोना का संक्रमण थमने का नाम नहीं ले रहा है। सबसे ज्यादा हालात खराब जयपुर में हो रखे हैं। मैं अभी RUHS के सामने हूं, जहां पर हर 5 मिनट में सन्नाटा एम्बुलेंस से टूट रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर एम्बुलेंस की कतारें लगी हुई हैं। अगर आप गेट के बाहर देखें और गेट के अंदर देखें तो एम्बुलेंस ही एम्बुलेंस है। सवाल यह है कि अगर राजस्थान में हालात बाकी राज्यों से बेहतर हैं, तो फिर इस चिलचिलाती धूप में लोग इतने बेसहारा क्यों हैं? ये वो सवाल है जिसे सोच सोच कर जनता अपना आपा खो रही है। इसमें अमेरिका से आई ये NRI महिला भी शामिल है। कोई ऑक्सीजन नहीं है। This is terrible, terrible, terrible. My mother is sitting at home, 61 oxygen level. This is terrible. We are here from US and look at us. Going hospital to hospital, no bed, nothing. तो जयपुर के RUHS अस्पताल के बाहर कोरोना मरीजों से भरी इन एम्बुलेंस को देखकर तो नहीं लगता कि राजस्थान में हालात बाकी राज्यों से बेहतर हैं, क्योंकि अगर वाकई में ऐसा होता तो फिर एक भाई राजस्थान के सबसे बड़े अस्पताल सवाई मानसिंह में बिना ऑक्सीजन अपनी बहन की मौत का इल्जाम सरकारी सिस्टम पर नहीं लगाता। दावा है कि ये तस्वीर 2 मई की है, जिसमें मरने वाली महिला का भाई होने का दावा कर रहा तीमारदार बता रहा है कि वो पूरे जयपुर में बेड के लिए भटकता रहा, लेकिन किसी ने उसकी बहन को भर्ती नहीं किया।
ये कौन है पेशेंट जो अभी खत्म हुई है? वो बहन है। कहाँ से आए हो आप? 25 साल की मेरी बहन है। भगवान, कहाँ से आए हो? हम यहाँ से निवाई से टोक से गुमती से आए हैं, निवाई के पास। कितने हॉस्पिटल घूमे आप? हम 5वें छठे हॉस्पिटल में आए भाई साहब। ये यहाँ पे SMS का हाल है। जो मुख्यमंत्री अपने राज्य में लॉकडाउन लगाए वो उसका नाम भूल जाए तो ये समझ में आता है, लेकिन अगर जनता राज्य की राजधानी में बेमौत मारे जाने का दावा कर रही हो तो क्या मुख्यमंत्री की आत्म प्रशंसा का ये बयान उन्हें चुनने वाली जनता के साथ मजाक नहीं है? अरे माँ कहीं दिल्ली रहते हैं, रोज शाम को टीवी देखते होंगे, क्या क्या दृश्य आ रहे हैं वहाँ पर, क्या क्या वहाँ पर डॉक्टर लोग राय दे रहे हैं, क्या मारामारी ऑक्सीजन की है, कैसे सीन आ रहे हैं देश के अंदर, चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे यूपी के हो। हम यहाँ आंकड़े छिपाते नहीं हैं, कई राज्यों तो अपने आंकड़े छिपाते भी हैं, सब कुछ करते होंगे, पर हकीकत हमने फिर भी कंट्रोल काफी हद तक कर रखा है। सोचिए, जयपुर में ये हालात है तो राजस्थान के छोटे छोटे शहरों में क्या हो रहा होगा, इसका भी उदाहरण पाली के रूप में आपके सामने है। मिनी ट्रक में लेटी ये 60 साल की चांद कंवर है, जिनका बीपी बढ़ने पर पहले इन्हें प्राइवेट अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन जब इनकी सांसें उखड़ी तो डॉक्टरों ने कोरोना की आशंका जताई और बांगड़ अस्पताल में ले जाने को कह दिया। जब एम्बुलेंस नहीं आई तो मिनी ट्रक में ही उनकी बहू अस्पताल के ट्रॉमा वार्ड पहुंची। दावा है कि पहले यहां गार्ड ने काफी देर तक उनके साथ पूछताछ की और फिर उन्हें कोविड OPD भेज दिया, जहां से उन्हें दोबारा ट्रॉमा वार्ड जाने को कहा गया। इस तरह कोरोना के मरीज को 1.5 घंटे तक इलाज नहीं मिला और उनकी मौत हो गई। छाती में दर्द था, ये जिंदे थे, हम इसको डाल के 1 घंटा तक सदा हॉस्पिटल के बाहर और घूमते रहे, वहाँ कहीं उन्होंने एडमिट नहीं किया, ऑक्सीजन की हमारे को जरूरत नहीं थी तो भी इनको भर्ती नहीं किया। इस पार से उस पार भेज रहे हैं, कभी इधर भेज रहे, इधर भेजे, यहाँ लाया, फिर सामने भेजा, फिर इधर भेजा, इधर से गेट बंद कर दिया, फिर बाहर से गाड़ी घुमा के लेके आए, फिर इधर आए, उन्होंने बोल दिया, फिर तब आप आए, मीडिया वाला आए, तब इन्होंने एडमिट भी नहीं करता है। पर्ची को 100 नंबर भेज रहे हैं, जिंदा लेके आए, लेकिन बच्चा के नहीं लेके जा पाए। रोते हुए परिजन कहते हैं कि अगर समय पर एम्बुलेंस मिल गई होती, इधर उधर भेजने में 1.5 घंटे खराब नहीं किए होते तो शायद उनका मरीज बच सकता था। यानी दूसरे राज्यों की तरह राजस्थान में भी लोग इलाज के लिए भटक रहे हैं और सरकारी सिस्टम की भूल भुलैया में घूमते हुए मारे जा रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या वाकई में राजस्थान में हालात दूसरे राज्यों से बेहतर है? इस सवाल पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक और दलील लेकर पेश होते हैं। विशेषज्ञ भी मानते हैं कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर में भारत छोड़िए विकसित देशों की स्वास्थ्य सेवाएं भी ढह सकती थी, लेकिन सवाल मुख्यमंत्री के रवैये पर है, जो मरती और बिलखती जनता के बीच भी ये कहने की हिम्मत रखे कि उनके राज्य में हालात दूसरे राज्यों से बेहतर हैं। शरद कुमार, जयपुर, आज तक। आपने राजस्थान में भगवान भरोसे कोरोना के मरीजों का हाल देख लिया। अब आपको बंगाल से आज तक की पड़ताल दिखाते हैं। बंगाल में चुनाव खत्म हो चुके हैं और अब कोरोना की लहर पूरी रफ्तार से लोगों को संक्रमित कर रही है। खतरा बड़ा है, लेकिन आसनसोल के निजी से लेकर सरकारी अस्पतालों के बाहर पोस्टर्स चस्पा हैं कि बेड मौजूद नहीं है। सोचिए बंगाल में आगे क्या होगा। बंगाल में कोरोना की रफ्तार हर नए दिन के साथ डरा रही है। चुनाव खत्म होने के बाद अब कोरोना विस्फोट के संकेत साफ साफ मिलने लगे हैं। बंगाल में कोरोना के खिलाफ युद्ध की तैयारी कैसी है, आज तक संवाददाता आशुतोष मिश्रा की ग्राउंड रिपोर्ट से आपको समझ में आएगा। यह है आसनसोल का जिला अस्पताल। आप देख सकते हैं इमरजेंसी वार्ड के बाहर एक मरीज लेटा हुआ है, लेकिन सुध लेने वाला कोई मेडिकल स्टाफ मौजूद नहीं। यानी सब कुछ भगवान भरोसे है। चौंकाने वाली बात यह है कि हालात पर बात करने के लिए अस्पताल में ना सुपरिंटेंडेंट मिले, ना कोई और प्रशासनिक अधिकारी। अब आपको आसनसोल के सबसे बड़े प्राइवेट अस्पताल HLG आपको लिए चलते हैं। पिछले कुछ दिनों में संक्रमण बढ़ा है, इसलिए अस्पताल में बेड कम पड़ने लगे हैं। अस्पताल प्रशासन ने सफेद कागज पर नोटिस चिपका दिया है कि आइसोलेशन बेड उपलब्ध नहीं है। इतना ही नहीं, इस महामारी से लड़ने के लिए सबसे कारगर हथियार टीकाकरण भी रोक दिया गया है। बड़े शहरों को तो छोड़िए, पश्चिम बंगाल में छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों की स्थिति सबसे ज्यादा खतरनाक है। जो बड़े बड़े अस्पताल हैं, दरअसल मरीजों की संख्या इतनी ज्यादा है कि इन अस्पतालों ने अपनी बेड की संख्या तो बढ़ा दी है, ऑक्सीजन बेड भी बढ़ा दिए हैं, लेकिन बावजूद संख्या इतनी है कि लिखना पड़ रहा है नो आइसोलेशन बेड अवेलेबल। आज तक के कैमरे के सामने ऐसा ही एक परिवार दिखाई पड़ा।
जो अपने परिवार के सदस्य को लेकर अस्पताल पहुंचा, लेकिन आईसीयू बेड खाली ना होने के चलते उसे निराश होकर वापस जाना पड़ा। अभी कोरोना के केस बढ़ने शुरू हुए और हॉस्पिटल में ना तो बेड है और ना ही टीका। हॉस्पिटल के प्रबंधक सुब्रतो चटर्जी ने बताया, अब सबसे बड़ा संकट ऑक्सीजन का है। It's a huge demand. This is a huge demand. T cylinders, D-type cylinders, that's in 7 cubic meter cylinders we used to consume. But now we are touching 160 cylinders. More than three times. 3 times. So every patients that are coming, they are on the oxygen support. ऑक्सीजन की किल्लत को लेकर बंगाल और केंद्र सरकार के बीच बातचीत शुरू हो गई है, लेकिन कोरोना के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार यानी टीकाकरण बहुत धीमी रफ्तार से चल रहा है। आसनसोल में टीकाकरण सरकारी अस्पतालों में भी नहीं हो पा रहा है। ईएसआईसी अस्पताल में भी पिछले 1 सप्ताह से टीकाकरण बंद है। अस्पताल के बाहर नोटिस लगा दिया गया है कि वैक्सीनेशन नहीं होगा। सबसे बड़ी चुनौती वैक्सीन को लेकर के है। सबसे बड़े प्राइवेट अस्पताल में हो, यहाँ ईएसआईसी अस्पताल में हो, यहाँ सीधा लिख दिया गया है नो वैक्सीन नो कूपन। 6 तारीख की तारीख भी है और लोगों का भी कहना है कि पिछले चाहे पहला डोज हो चाहे दूसरा डोज हो, पिछले कई दिनों से लगातार चक्कर लगा रहे हैं। आसनसोल शहर से आगे अगर रानीगंज जैसे सुदूर इलाकों में जाते हैं तो वहां भी टीकाकरण की रफ्तार सुस्त पड़ी है। सरकारी टीका केंद्र पर दूसरे चरण का टीका तो लग रहा है, लेकिन पहली डोज मौजूद नहीं है। रानीगंज के स्वास्थ्य केंद्र के बाहर वैक्सीन की अनुपलब्धता के नोटिस भी लगा दिए गए हैं। आसनसोल शहर से जब आप बाहर आते हैं रानीगंज के इलाकों में, तो यहाँ पर स्थिति देखिए, सरकारी सेंटर है, यहाँ वैक्सीनेशन चल रहा है, टीकाकरण चल रहा है, लेकिन ये सब वो लोग हैं जिन्हें दूसरे डोज की जरूरत पड़ती है। दिक्कत अब पहले डोज को लेकर के है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में स्थिति चिंताजनक है, लेकिन लोगों को इसकी फिक्र दिखाई नहीं पड़ती। चुनाव के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की और संक्रमण से संबंधित तमाम नियमों की धज्जियां जमकर उड़ाई गई, और अब जब चुनाव खत्म हो गए हैं तब भी लोग लापरवाह हैं। आसनसोल के बाजारों में उमड़ी भीड़ मुख्यमंत्री के नियम नहीं मान रही। लोग धड़ल्ले से सड़कों पर उतरे हैं। न भीड़ की चिंता है, न मास्क पहनने की फिक्र। लॉकडाउन का कितना इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है? लॉकडाउन का तो देख रहा है ये हालत आपका। कितने बजे से कितने बजे तक है लॉकडाउन? सुबह 7 बजे से 10 बजे तक बोलो। जो लोग मान रहे हैं, थोड़ा थोड़ा तो आदमी लोग मान रहे हैं, थोड़ा थोड़ा। अभी से मरीजों को अस्पताल में बेड के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। छोटे शहरों में टीकाकरण ठप हो गया है। कोई नहीं जानता कि पश्चिम बंगाल में इस विस्फोटक स्थिति की ये महज शुरुआत तो नहीं। लंबे चले पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनावों के बाद कोरोना से संक्रमण का खतरा बढ़ेगा, स्थिति भयानक होगी, इसका अंदाजा तो लगाया गया था। और अब जब चुनाव खत्म हो चुके हैं तो संक्रमण का असर दिखाई पड़ने लगा है। आसनसोल जैसे शहरों में निजी अस्पतालों में बेड की किल्लत होने लगी है, ऑक्सीजन की खपत बढ़ गई है, और सबसे चिंता की बात ये कि टीकाकरण भी लगभग ठप पड़ गया है। ऊपर से जनता है कि नियमों को मानती ही नहीं। अगर जल्दी ही ठोस कदम नहीं उठाए गए तो पश्चिम बंगाल में यह स्थिति विस्फोटक से भी बदतर हो जाएगी। फिलहाल ये ग्राउंड रिपोर्ट लेकर आसनसोल से संजय कुमार के साथ मैं आशुतोष मिश्रा, आज तक। देश भर में जब कोरोना वायरस की तीसरी लहर की चेतावनी दी जा रही है, गांव तक कोरोना पैर पसारते जा रहा है। जब कोरोना के मरीज एक एक बेड और वेंटिलेटर के लिए तरस रहे हैं, मर रहे हैं, तब बिहार में संसाधनों की बर्बादी करने का अपराध किया जा रहा है। स्वास्थ्य सेवाओं में देश के सबसे पिछड़े राज्यों में शामिल बिहार में इतना भव्य अस्पताल देखकर किसी को भी खुशी हो सकती है, लेकिन सहरसा जिले के सिमरी बख्तियारपुर प्रखंड में बने इस कोविड अस्पताल की हकीकत जानकर न सिर्फ आप दंग रह जाएंगे, बल्कि आपको ये जानकर गुस्सा आएगा कि जिस बिहार में लोग ऑक्सीजन की कमी से मर रहे हैं, अस्पतालों में बेड के लिए इधर उधर भाग रहे हैं, उस बिहार में 60 बेड का कोरोना मरीजों के लिए बना यह अस्पताल खाली पड़ा है, उस पर ताला लगा है। इस अस्पताल पर ताला इसलिए लगा है क्योंकि इस सरकारी हॉस्पिटल को मरीजों का इंतजार है। यानी ये देश का पहला ऐसा अस्पताल है जिसमें कोरोना मरीजों को ठीक करने की जरूरत का हर इंतजाम है, सिवाय मरीजों के। जबकि अस्पताल की 2 मंजिला इमारत के अंदर 60 मरीजों के लिए आइसोलेशन वार्ड है, मरीजों के लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था है। यहाँ तक कि हर कोरोना मरीज को
गर्म पानी देने का भी इंतजाम इस अस्पताल में है। आज तक संवाददाता रोहित कुमार सिंह जब यहाँ पहुँचे तो हमें यहाँ ताला लटका मिला, जबकि कोरोना आने के बाद इस अस्पताल को पिछले साल ही शुरू कर दिया गया था। आखिर ये अस्पताल क्यों बंद है, ये जानने के लिए रोहित सिंह ने सिमरी बख्तियारपुर के प्रखंड विकास पदाधिकारी मनोज कुमार को फोन किया और इस अस्पताल का ताला खुलवाया। आज तक की टीम जब इस अस्पताल के अंदर गई तो उसने ऐसी तस्वीर कैद की जो बिहार में कोरोना से अपनों को खोने वालों को रुला सकती है। अस्पताल के अंदर जाने पर पता चला कि ये कोविड-19 अस्पताल 60 बेड से लैस है। पता चला कि अस्पताल में हर बेड के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ साथ अन्य सुविधाएं जैसे गर्म पीने के पानी के लिए इलेक्ट्रिक जग और साफ पानी पीने के लिए आरओ उपलब्ध है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सहरसा जिले के सिमरी बख्तियारपुर प्रखंड में, जहां पर आप देख सकते हैं ये एक डेडिकेटेड कोविड अस्पताल है। पिछले साल ही यहां पर आप देख सकते हैं ये सब डिवीजन हॉस्पिटल है, जिसे डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर के तौर पर यानी अस्पताल के तौर पर यहां पर इसको तैयार किया गया था। लेकिन ये जो दूसरी लहर आई है कोरोना की, उसके बावजूद भी बंद पड़ा हुआ था। हम किस तरीके से चुभती है ये तस्वीरें जब देश में लोग एक एक बेड को तरस रहे हैं। वैसे में आप यहाँ देख लीजिए 40 बेड के इंतज़ाम यहाँ पर इस हेल्थ सेंटर पर है, लेकिन सब के सब खाली पड़े हुए हैं। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पर बाकायदा बेड लगा हुआ है, पीने के लिए गर्म पानी की भी यहाँ पर जो है वो व्यवस्था है, मगर यहाँ इसे बंद रखा गया है। सवाल उठता है जब लोग एक एक बेड को तरस रहे हैं, वैसे में आखिर ऐसे हालात क्यों हैं कि ये हेल्थ सेंटर जो है या अस्पताल बंद है। ये ऑक्सीजन सिलेंडर भी यहाँ है, ऑक्सीजन की भी व्यवस्था है यहाँ पे। आपकी तरह ये सब देखकर हमारे मन में भी एक ही सवाल था, आखिर ये अस्पताल खाली क्यों है? जब सब कुछ है तो फिर मरीज कहाँ है? ये सवाल हमने अस्पताल के मैनेजर महबूब आलम से पूछा। अभी तो पेशेंट नहीं आ रहा, इस तरह का कॉम्प्लिकेशन पेशेंट आएगा तो उसको रखा जाएगा। अभी जो भी अगर कुछ इस तरह का पेशेंट आता है तो उसको हम लोग रेफर कर देते हैं सहरसा में, वो जो पैरामेडिकल में जो है ना वहाँ पे बना हुआ है डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर, वहीं पे डाल देते हैं। अभी ये भी तो डेडिकेटेड ही कोविड हेल्थ सेंटर है, लेकिन आपको मरीज नहीं मिल रहे हैं। अभी तक कोई इस तरह का कॉम्प्लिकेशन मरीज नहीं आया है जो यहाँ पे रखा जाए। बिहार क्या देश के किसी भी राज्य के किसी भी शहर के अस्पतालों में बेड नहीं है? बिहार में भी ऐसा ही है। गया की ये तस्वीरें आज तक नहीं देश को दिखाई थी। बताया था कि कैसे जमीन पर लिटाकर कोरोना के मरीजों का इलाज करके प्रशासन एहसान कर रहा है, जबकि यहाँ चारों तरफ अफरा तफरी थी। फिर भी लोग सब जानते हुए सरकारी बदइंतजामी का कड़वा घूंट पीने को मजबूर थे। सवाल ये है, अगर सहरसा में मरीज नहीं मिल रहे तो फिर गया के इन लोगों को या फिर सहरसा के आसपास के मरीजों को इस अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं किया गया, जहाँ एक नहीं दो फ्लोर पर 60 बेड की व्यवस्था है, ऑक्सीजन है, जरूरी दवाएं हैं। अस्पताल क्योंकि बंद है तो यहाँ डॉक्टर भी मौजूद नहीं है, और यहाँ पे आप देखिए सब चीज़ का यहाँ पे कुछ व्यवस्था जो है वो यहाँ पे की हुई है। ये दवाइयाँ जो है वो यहाँ पर जो है आप देखिए, लोग दवा को जो है वो देश में तरस रहे हैं, लेकिन यहाँ कितनी सारी दवाइयाँ जो हैं वो यहाँ पे रखी हुई हैं जो कि संक्रमित मरीजों के लिए काम आ सकता है। और यहाँ फर्स्ट एड की भी यहाँ पे व्यवस्था है, नेबुलाइज़र है, यहाँ पे ब्लड प्रेशर नापने की जो सारी व्यवस्था यहाँ पर की गई है, लेकिन इन सब चीज़ों का जो है वो इस्तेमाल में नहीं लाया जा रहा है। और यहाँ बाकायदा देखिए कोविड-19 के लिए एक डेडिकेटेड फाइल भी यहाँ पर बना हुआ है। बिहार में एक तरफ लोग मर रहे हैं और दूसरी तरफ जनता की गाड़ी कमाई से बने अस्पतालों को ताला लगाकर उनसे दूर किया जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि वाकई में सहरसा के हिस्से में एक भी मरीज ऐसा नहीं है जिसे इस अस्पताल की जरूरत हो। लगातार कई एक महीनों से देख रहा हूँ कि ये ऐसे इसी हालत में बंद पड़ा हुआ है, लेकिन संसाधन यहाँ पे उपलब्ध है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी हैं, डॉक्टर्स की भी टीम है और काफ़ी लोग इसमें एक्टिव हैं। उसके बावजूद पेशेंट का नहीं आना निश्चित रूप से एक सवाल खड़ा करता है कि या जिला प्रशासन इस अस्पताल को या तो अपने सोच के कारण नहीं चालू करवा पा रहा हो या फिर पेशेंट का नहीं आना वजह है। लेकिन अखबार की जो रिपोर्टें हैं और जो यहाँ की जांच रिपोर्टें वो दर्शाती हैं कि यहाँ पे लगभग एवरेज 30 पेशेंट डेली पॉजिटिव हो रहे हैं। संसाधन को कमी नहीं है, बेड हम लोग के पास है, ऑक्सीजन भी वहाँ पर उपलब्ध है, केवल अभी अब डॉक्टर जो है उस स्तर का हम लोग के पास कमी है।
इसलिए जिला में जो है डॉक्टर वहाँ पर्याप्त मात्रा में है और वहाँ पर हम लोग यहाँ पर आप देख सकते हैं इस अस्पताल पे ताला लटक रहा है। काफ़ी विचलित करती हैं ये तस्वीरें कि जब देश में लोग बुनियादी चीज़ों के लिए इस वक्त तरस रहे हैं, ऑक्सीजन, बेड्स, वेंटिलेटर, वहाँ इस अस्पताल में काफ़ी चीज़ें हैं उपलब्ध, बेड्स की व्यवस्था है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की व्यवस्था है, लेकिन मरीज़ को तरस रहा है ये अस्पताल और शायद इसीलिए प्रशासन ने इस अस्पताल को बंद रखने में ही जो है अपनी भलाई समझी है। कैमरा पर्सन आनंद कुमार और धीरज कुमार सिंह के साथ रोहित सिंह, सिमरी बख्तियारपुर, सहरसा आज तक।